हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एक पोस्ट एपीआई को अपने एंड्रॉइड ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं। पोस्ट एपीआई, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था, बेसिकली जो आपकी एपीआईज बनती है वो मोस्टली कॉमनली जो यूज में आती है वो दो तरह की होती है। एक आपकी गेट एपीआई होती है और एक आपकी पोस्ट एपीआई होती है। गेट एपीआई में क्या होता है कि जो भी आपके पैरामीटर्स है, जो भी आप उस एपीआई में साथ में भेजेंगे हम पैरामीटर्स, तो वो क्वेश्चन मार्क के बाद ही उस यूआरएल में ऐड हो जाते हैं। और उसको मैंने आपको बताया था कि उसको क्वेरी पैरामीटर्स भी कहते हैं। आप जैसे हमने प्रीवियस सेक्शन में जब गेट एपीआई को इंप्लीमेंट किया, मतलब गेट एपीआई को हमने हमारे एंड्रॉइड नेटवर्किंग के साथ में जब इंटीग्रेट किया था एंड्रॉइड ऐप के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि आप इसमें ऐड क्वेरी पैरामीटर से भी ये पैरामीटर्स को ऐड कर सकते हो। यानी कि जो पैरामीटर्स अगर यूआरएल में ही ऐड होके आए क्वेश्चन मार्क के बाद में, दैट मींस वो आपकी गेट एपीआई कहलाती है। और जिसमें पैरामीटर्स अलग से जाते हैं और एपीआई अलग से हिट होती है, तो वो आपकी पोस्ट एपीआई कहती है। नाम से समझ में आ रहा है, पोस्ट पोस्ट मतलब बाद में, यानी यूआरएल अलग, जो पैरामीटर्स है वो बाद में सेंड होते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप के फॉर्म्स मिलते हैं कॉमनली जो यूज में आते हैं एपीआईज के अंडर, गेट एंड पोस्ट। गेट एपीआई की सिक्योरिटी लेस होती है कंपेयर टू पोस्ट एपीआई, क्योंकि आप जितनी भी एप्स देखोगे या जितनी भी वेबसाइट्स देखोगे तो वहां पे ज्यादातर आपको पोस्ट एपीआई मिलेगी। आपको गेट एपीआई जो है वो ज्यादातर उन एप्स में मिलेगी जहां ज्यादातर फ्री हो। जैसे कि गूगल पे आप कोई कंटेंट सर्च करो, जैसे सर्च कर रहे हो गूगल सर्च इंजन पे, तो उनकी जो एपीआई देखोगे वो फ्री होगी, क्योंकि वो वैसे भी आपको सर्च करने को मिल रहा है। और जितनी भी फ्री चीजें आपको नेट पे मिल रही है, कंटेंट जो फ्री मिल रहा है, उनकी जो एपीआईज बनी होगी वो सारी फ्री होगी। जबकि हम बात करें बैंक की या कोई भी फर्दर ऐसी जहां पे लॉगिन के बाद ही आप उनको उस डेटा को एक्सेस कर सकते हो, या एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के बाद ही उस डेटा को आप एक्सेस कर सकते हो, तो उन सारी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, चाहे वो ऐप हो चाहे वो वेबसाइट्स हो, उन सब पे आपको पोस्ट एपीआई देखने को मिलेगी। तो सीधा चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, जहां हम एक पोस्ट एपीआई को इंटीग्रेट करेंगे। पहले पोस्ट एपीआई को हम देख लेते हैं कि हम कैसे इंटीग्रेट करके देखेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गेट एपीआई तो आप डायरेक्टली ब्राउजर पे हिट करके देख सकते हो कि भाई रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि आप पहले एपीआई को हिट करोगे, उसका रिस्पॉन्स देखोगे, उसी के अकॉर्डिंग अपनी ऐप में पार्सिंग करोगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में गेट एपीआई के साथ किया था। तो यहाँ पे भी मेरे को जिस पोस्ट एपीआई को मैं अपनी ऐप में लगाना चाहता हूँ, उसको पहले मैं हिट करके देखूंगा कि उससे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, और उसी रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग मैं अपनी ऐप के अंदर उसके रेस्पेक्टिवली पार्सिंग करूंगा कि मेरे को कौन सा कंटेंट चाहिए, कौन सा कंटेंट कहाँ दिखाना है, और किस तरीके से मैं उस डेटा को फैच कर सकता हूँ इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स से। तो उसके लिए हमको पोस्ट एपीआई को हिट करना आना जरूरी है। तो नॉर्मल जैसे आपकी गेट एपीआई हिट होती है ब्राउजर पे, वैसे आपकी पोस्ट एपीआई नहीं हिट होगी, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। मतलब आपकी एपीआई अलग है और पैरामीटर्स अलग है। ब्राउजर में क्या था, आपके पास एक गेट एपीआई थी जिसमें आप एक साथ ही यूआरएल के अंदर वो पैरामीटर्स ऐड कर रहे थे, एंटर कर रहे थे, और वो उसके हिसाब से फंक्शन कर रही थी। अब आपकी यूआरएल अलग है और पैरामीटर्स अलग है। तो इस पर्टिकुलर टाइप की एपीआई को हिट करने के लिए, यानी कि पोस्ट एपीआई को हिट करने के लिए, आपको एपीआई क्लाइंट की जरूरत होती है। जैसे कि आप अगर ब्राउजर यूज करते हैं, गूगल क्रोम यूज करते हैं, तो उसमें रेस्ट क्लाइंट नाम की एक एक्सटेंशन मिल जाती है आपको। फायरफॉक्स में भी रेस्ट नाम की एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको। और मैं जो यूज करने वाला हूँ आज वाली क्लास में, वो है आपका पोस्टमैन। पोस्टमैन एक तरह से आपका एक्सटेंशन भी है गूगल क्रोम का, और आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। मतलब विदाउट यूजिंग गूगल क्रोम भी आप उसको एज अ सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके उसको चला सकते हो इंडिपेंडेंट। बट इंटरनेट चाहिएगा, क्योंकि अगर आप एपीआई यूज कर रहे हो, एपीआई को हिट कर रहे हो, तो इंटरनेट के बिना वो एपीआई एक्सेसिबल नहीं है, वो एपीआई हिट नहीं होगी, रिस्पॉन्स जनरेट करके नहीं लाएगी। बट आप उसको इंडिपेंडेंटली विदाउट यूजिंग ब्राउजर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर दिया। हम एकदम बेसिक सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें हम पोस्ट एपीआई को इंप्लीमेंट करेंगे हमारे ऐप के अंदर। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है, चलते हैं हम हमारी पोस्ट एपीआई की तरफ, जो एपीआई हम एक्चुअल में एज अ पोस्ट हिट करने वाले हैं। तो उसको पहले देखते हैं और उसको हिट करके देखते हैं हमारे पोस्टमैन के अंदर। और मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ पोस्टमैन, ये पोस्टमैन ऐप होता है। आप कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो मैं आपको ऑप्शंस भी बता दूंगा। तो आपको ब्राउजर पे जाना है, गूगल कोई भी सर्च इंजन का आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिख देना है डाउनलोड पोस्टमैन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोस्टमैन डाउनलोड करने का, डाउनलोड दी ऐप। ठीक है, इधर से जैसे ही आप क्लिक करोगे ऐप डाउनलोड हो जाएगी। आप इसका एक्सटेंशन भी होता है क्रोम का, पोस्टमैन क्रोम एक्सटेंशन। तो ये देखो एक्सटेंशन में भी मिल जाएगा, आप ऐड टू क्रोम कर सकते हो। इधर से आपके क्रोम में ही ये एज अ एक्सटेंशन फंक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, और ऐसा ही अगर आप पोस्टमैन को यूज नहीं करना चाहते, तो एक और होता है, उसको कहते हैं हम रेस्टेड क्लाइंट। टैग फॉरवर्ड स्लैश वापस टैग इसका सिंबल होता है। तो देखो एडवांस रेस्ट क्लाइंट या फिर नॉर्मल रेस्ट क्लाइंट भी सेम फंक्शन करेगा।
तो ये बेसिकली क्लाइंट जो है, एपीआई क्लाइंट्स, ये आपके एक प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपनी पोस्ट एपीआई को हिट करके देख सकते हो। अब हम हिट करके क्यों देख रहे हैं, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया कि हमको पहले पता होना चाहिए रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, उसी के रिगार्डिंग हम हमारी कोडिंग के अंदर पार्सिंग कर पाएंगे कि भाई मेरे को कौन सा डेटा कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो मैं उसके रिगार्डिंग ही पार्स कर पाऊंगा मेरे डेटा को, जो रिस्पॉन्स मेरे को एपीआई से मिल रहा है, एंड देन उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने डेटा को सेट कर पाऊंगा। तो इसीलिए हमको टेस्ट करना जरूरी है कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है एपीआई से। तो इसीलिए हमको इन क्लाइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि आप कैसे पोस्टमैन को डाउनलोड कर सकते हो या फिर रेस्ट क्लाइंट को डाउनलोड कर सकते हो। यही सारी एक्सटेंशन जो है आपको फायरफॉक्स में भी मिल जाएगी अगर आप फायरफॉक्स यूजर हैं ब्राउजर के। तो चलते हैं सीधा पोस्टमैन के अंदर। तो मैं पोस्टमैन ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपको लॉगिन के लिए बोलेगा फर्स्ट टाइम। तो आप चाहें तो लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन का एक बहुत इंपैक्ट भी है। लॉगिन से क्या होता है, जैसे कि आप, मैं अपने ऑफिस में फंक्शन कर रहा हूँ, ऑफिस में वर्क कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, जैसे ही मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो मैंने जितनी भी एपीआईज मेरी हिट करी थी, चेक करके देखी थी, वो सारी मैंने ऑफिस के पोस्टमैन में कर रखी है। अब ड्यू टू सम इमरजेंसी मेरे को ये टास्क जो है वो कल के कल ही सबमिट करना है, ठीक है। पर जो ऑफिस टाइम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो रिमेनिंग टास्क है वो मेरे को कल तक डिलीवर करना है। तो एनी हाउ मैं घर पे बैठ के काम करूंगा। तो जब मैं घर पे काम करूंगा तो मेरा लैपटॉप होगा, मैं पीसी को तो ले जा नहीं सकता। इन केस अगर मैं नहीं ले जा सकता तो मेरे को मेरे लैपटॉप पे ही करना पड़ेगा। तो मेरे लैपटॉप पे मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो है, मैं प्रोजेक्ट कर सकता हूँ उस पर। बट जो एपीआईज मैंने हिट करके रखी हुई है उनको याद करना कि कौन कौन सी एपीआई थी, उनको वापस से हिट करना, ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जो आपने अपने ऑफिस के अंदर जो डेस्कटॉप पे पोस्टमैन को इंस्टॉल कर रखा था उसमें जो लॉगिन कर रखा था, अगर लॉगिन कर रखा है तो उसका बेनिफिट बता रहा हूँ। तो उसमें आपने जिस आईडी से लॉगिन किया था, सेम आईडी से आप अपने लैपटॉप के अंदर, जिसको आप घर से यूज कर रहे हैं, उसके अंदर भी पोस्टमैन खोलेंगे और सेम आईडी से अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपकी पूरी हिस्ट्री जो है, जितना भी डेटा आपने किसको बुकमार्क कर रखा है, सारी चीजें जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप अपने कंटेंट को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आप एक जगह से लॉगिन करें, कंटेंट को डाला, फिर दूसरी जगह से लॉगिन करेंगे तो सारा का सारा जो डेटा है वो आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो ये एक बेनिफिट रहता है लॉगिन करने का पोस्टमैन में। तो ये एपीआई है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं इसको एक बार आपको जूम करके बता देता हूँ। देखो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा, आपको जो एपीआईज हमने यूज करी थी वो डमी एपीआई थी, और वो नेट पे आपको इजीली एक्सेसिबल है क्योंकि वो गेट एपीआई है। मोस्टली जितनी भी फ्री एपीआईज होगी वो गेट में ही होगी। पोस्ट एपीआईज आपको डमी मिलेगी नहीं या फ्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि पोस्ट बनी है दैट मीन्स वो सिक्रेटिव है। तो वो किसी कंपनी में जब आप एज अ डेवलपर लगोगे तो वहां किसी कंपनी के अंडर हो आप, और वहां पे कोई प्रोजेक्ट आया किसी क्लाइंट का, तो उसके प्रोजेक्ट को, मतलब उस ऐप को क्रिएट करते वक्त जो आपको एपीआई चाहिए तो वो सारी की सारी किस में बनेगी, पोस्ट में बनेगी। क्योंकि वो ना तो कंपनी चाहेगी ना ही वो जो क्लाइंट चाहेगा कि उसका जो डेटा है वो लीक हो सके। तो वो आपकी जो एपीआईज बनाएगा वो किस में बनाएगा, पोस्ट के अंदर बनाएगा। तो ये मैंने एक डमी आपके लिए एपीआईज बनाई है जो कि एक पोस्ट एपीआई है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तो ये एपीआई है और ये उसका एक पैरामीटर है। जैसे अगर ये पैरामीटर गेट के अंदर होता तो क्या होता, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग के इसके आगे ही वो पैरामीटर ऐड हो सकता था। बट इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में आपकी एपीआई के अंदर सिर्फ यही कॉल होगी, पैरामीटर अलग से सेंड होंगे। तो इसको मैं कॉल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ देखो, आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इतने ऑप्शंस मिलते हैं। मोस्टली गेट और पोस्ट यूज आते हैं, तो यहाँ बाय डिफॉल्ट गेट लिखा हुआ आएगा, आप उसको चेंज करके पोस्ट कर देना क्योंकि ये पोस्ट एपीआई है। और जो भी एपीआई बनाता है वो आपको मेंशन करेगा कि कौन सी गेट एपीआई कौन सी पोस्ट एपीआई। मोस्टली अगर आप कोई फ्री डेटा पे वर्क कर रहे हो, फ्री डेटा को लेके आ रहे हो, एक्सेस कर रहे हो, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नेट पे अवेलेबल है, तो वो सारी जो एपीआई होगी वो आपकी गेट एपीआई होगी। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हो, क्लाइंट का काम कर रहे हो, तो वो जितनी भी एपीआई डेवलपर बनाएगा वो सारी पोस्ट में बनाएगा। तो आपको यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है और अपनी यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आपको एक बॉडी का ऑप्शन मिलेगा, इस बॉडी पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप बॉडी पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है, www फॉरम यूआरएल एनकोडेड, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, वो जो पैरामीटर्स है, जैसे ये पैराम्स है इसके, तो ये आपको पैरम को कॉपी करना है, ये इसकी की कहलाती है। तो ये की यहाँ पे आपको पेस्ट कर देनी है और जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू देनी है, ठीक है। अब ये वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, जो एपीआई बनाएगा। जैसे मैं ये जो एपीआई ये कोर्स का डेटा लेके आती है, यानी कि कोई भी कोर्स एक लैंग्वेज पे बेस्ड होता है तो लैंग्वेज का डेटा लेके आती है। तो यहाँ पे 0th इंडेक्स पे कोई अलग लैंग्वेज होगी, फर्स्ट इंडेक्स पे कोई अलग, 2 पे अलग। तो वो कोर्स आईडी है उसकी। तो वो कोर्स आईडी जो मैं दूंगा तो उसका रिगार्डिंग डेटा आएगा। देखो, जैसे मैं यहाँ पे 1 देके अगर सेंड करता हूँ, इस एपीआई को हिट करता हूँ, तो यहाँ पे हमको एक डेटा मिल रहा है। देखो, यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसको आपको राइट मार्क करना है, ये पूरा का पूरा डेटा आ गया, ठीक है। मैं इसको वापस सेंड करता हूँ तो अब आपको कम डेटा दिखेगा क्योंकि अब एक ही लैंग्वेज का डेटा है। तो मैं इसको एक बार सेलेक्ट ऑल करके ऑनलाइन जेसन व्यूअर पे ओपन करते हैं। तो यहाँ मैं अपने जेसन डेटा को पेस्ट कर दिया और व्यूअर में जाके देखता हूँ तो ये हमारा जेसन डेटा आ गया।
जिसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, एक स्टेटस आ रहा है, एक मैसेज आ रहा है, और यहाँ पे डेटा में ये लैंग्वेज का नाम PHP लैंग्वेज है, कब रिलीज हुई, लास्ट रिलीज क्या वर्जन है, डिजाइन बाइट किसने डिजाइन किया, और डिस्क्रिप्शन उसका, एक्सटेंशन क्या होता है, टाइपिंग डिसिप्लिन क्या होता है, और लाइसेंस, ये इसका पर्टिकुलर डेटा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो पोस्ट एपीआई वो एग्जीक्यूट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने गेट एपीआई करी थी तो जो भी पैरामीटर्स थे की वैल्यूज के पेयर में वो सब इसके आगे लग रहे थे। अब किस तरीके से आ रहा है, बॉडी के अंदर एक्स www फॉर्म URL अनकोडेड के अंदर जाके आपको ऐसे हिट करना पड़ रहा है, और इसके लिए आपको एपीआई क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और अगर मैं इस कोर्स आईडी को नहीं लगाता हूँ तो इसमें ऑप्शन है कि जब आप कोई कोर्स आईडी नहीं दोगे तो जितना भी पूरी डेटा है उस पर्टिकुलर लैंग्वेजेस का, मतलब मल्टीपल लैंग्वेजेस है तो उन सबका डेटा आपको मिल जाएगा। जैसे ही मैं सेंड करता हूँ तो ये सारा डेटा जो है, अभी इसमें हाल फिलहाल डमी डेटा है तो इसमें सिर्फ 2 लैंग्वेजेस का डेटा डाल रखा है। ये सिर्फ आपको प्रोसेस समझाने के लिए कि पोस्ट एपीआई कैसे फंक्शन करती है। व्यूअर में जाएंगे तो वही सेम स्टेटस 1 मैसेज डेटा फाउंड, और डेटा के अंदर अब आपको देखो एरे मिल रही है 0 1। ठीक है, तो 0 पे आपका पाइथन है, 1 पे आपका PHP है। तो इस तरीके से आप अपनी पोस्ट एपीआई को हिट करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि किसमें क्या डेटा पड़ा है, और फिर इसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऐप के अंदर पार्सिंग करेंगे। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहां मैं इसको एग्जीक्यूट करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो हमने देखा कि भाई कैसे डेटा आएगा हमारा। एक एपीआई क्लाइंट की हेल्प से मैंने क्या किया कि उस पर्टिकुलर एपीआई को हिट करके देखा कि भाई डेटा कैसा आ रहा है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने डेटा जो जेसन फॉर्मेट में मेरा रिस्पॉन्स आता है उसकी पार्सिंग करूंगा, और जो रिस्पेक्टिव डेटा मेरे को चाहिए जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में वो पड़ा है उस पर्टिकुलर जगह से मैं उसको पार्स करके मेरे जहां पे भी ऐप में मेरे को दिखाना है मैं वहां दिखाऊंगा। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से आप एंड्रॉइड के अंदर एपीआई क्लाइंट को यूज करते हुए एपीआईस को हिट करवा सकते हैं। तो हमने एंड्रॉइड नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा था जिसको फास्ट नेटवर्किंग भी बोलते हैं। तो उसके लिए जैसे कि हमने नया प्रोजेक्ट बनाया तो फिर से मेरे को उस एपीआई को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपको नेट पे जाके लिखना है फास्ट नेटवर्किंग या एंड्रॉइड नेटवर्किंग या फिर गिटअप। एंड्रॉइड नेटवर्किंग गिटअप या फास्ट नेटवर्किंग गिटअप, ऐसे आपको मोस्टली केसेस में फर्स्ट पे ही मिल जाएगा। और भी कई सारे क्लाइंट्स हैं जो आपको एंड्रॉइड के अंदर मिल जाएंगे एपीआई क्लाइंट एज एपीआई क्लाइंट फंक्शनिंग। तो आप खुद का भी बना सकते हो। एडवांस के कोर्स के अंदर हम खुद से कैसे एक एपीआई क्लाइंट को बनाया जाता है ये भी सीखते हैं। तो आप खुद का एपीआई क्लाइंट भी बना सकते हो वैसे जैसे इन्होंने बना रखा है, और उनको गिटहब पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो लाइव कर रखा है ताकि दूसरे डेवलपर्स भी उनकी हेल्प से अपने प्रोजेक्ट के अंदर एपीआई को इंटीग्रेट कर सके। तो हम यहाँ पे फास्ट नेटवर्किंग को यूज करने वाले हैं। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये इम्प्लीमेंटेशन वाली लाइन। जब भी आप कोई लाइब्रेरी, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी या कोई भी लाइब्रेरी को आप इंटीग्रेट करते हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो आपको कहाँ जाना होता है, ग्रिडल स्क्रिप्ट build.gradle, इसके अंदर डिपेंडेंसीज में आपको जाना है और डिपेंडेंसीज में एक लाइन ऐड करनी है इम्प्लीमेंटेशन, और इंटरनेट ऑन होना चाहिए और आप इसको सिंक नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो ये एंड्रॉइड नेटवर्किंग का जो प्रोजेक्ट है वो मेरे प्रोजेक्ट के साथ में और इस प्रोजेक्ट के साथ में मर्ज हो जाएगा, बिल्ड हो जाएगा। देन इसका जो एपीआई क्लाइंट है वो हम एक्सेस कर सकते हैं फॉर इंटीग्रेटिंग आवर एपीआईज। तो अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, एंड्रॉइड नेटवर्किंग। देखो अगर आपको ऐसे लिखने पे एंड्रॉइड नेटवर्किंग नहीं मिल रही है, दैट मींस कोई ना कोई रीजन से वो जो थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का जो आपने डिपेंडेंसी लिखी है वो आइदर गलत है या वर्जन सही नहीं है, और कोई ना कोई एरर भी आया होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो एरर आ जाता है। तो या तो अगर एरर नहीं आया तो कुछ ना कुछ आपने गलत लिखा है, मोस्टली केसेस में आपको वो एरर दिख जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक कैसे होगा कि आप जब या तो एरर आ जाएगा, या फिर अगर एरर नहीं आता और आप यहाँ पे एंड्रॉइड नेटवर्किंग लिखते हो तो यहाँ पे एंड्रॉइड नेटवर्किंग आपको दिखेगा नहीं। अगर नहीं दिखता है दैट मीन्स वो सही से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो एंड्रॉइड नेटवर्किंग डॉट इनिशियलाइज, और सबसे पहले तो हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस चाहिए होता है। उसके बाद में हमको क्या करना है, एंड्रॉइड नेटवर्किंग डॉट, अब देखो प्रीवियस क्लास में हमने यहाँ पे गेट यूज किया था, मैंने बताया भी था आपको जब आप पोस्ट एपीआई को यूज करोगे तो आपको यहाँ पोस्ट देना होगा। तो मैं यहाँ पे पोस्ट यूज करता हूँ क्योंकि अभी जो मेरी एपीआई है वो पोस्ट एपीआई है। तो हम पोस्टमैन पे चलते हैं जहां हमारी एपीआई है, उसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करते हैं, सेट प्रायोरिटी। देखो सेट प्रायोरिटी से भी पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है यहाँ पे, ऐड बॉडी पैरामीटर। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो ये एक पैरामीटर है जो कि की और वैल्यू के पेयर में, यहाँ पे आप की देते हो, यहाँ उसकी वैल्यू देते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था 2 तरह के पैरामीटर्स होते हैं, एक मैंडेटरी पैरामीटर्स होते हैं और एक ऑप्शनल पैरामीटर्स होता है। दैट मींस क्या हो गया कि अगर मैंडेटरी है दैट मींस वो पैरामीटर्स आपको उस एपीआई के साथ में बेचना ही पड़ेगा, और अगर ऑप्शनल है दैट मींस अगर आप भेजोगे तो फिल्टर्ड डेटा आएगा, अगर आप नहीं भेजोगे तो फिल्टर्ड डेटा नहीं आएगा, सारा डेटा आ जाएगा। तो जैसे कि इस कोर्स आईडी की अगर मैं बात करूं तो कोर्स आईडी क्या है, आपका ऑप्शनल पैरामीटर है। अगर ये मैंडेटरी होता दैट मींस अगर मैं इसको यहाँ पे अनचेक करके सेंड करूंगा तो एरर आ जाएगा।
ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई एरर कोड मैसेज आ जाएगा कि भाई ये चीज पॉसिबल नहीं, रिक्वायर्ड पैरामीटर इज मिसिंग, ऐसे करके एक एरर शो हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ एरर शो नहीं हो रहा है, दैट मींस ये क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर है। और जो भी आपके लिए एपीआई बनाएगा आपकी कंपनी के अंदर, जहां पे भी आप डेवलपमेंट कर रहे हो, तो जो भी एपीआई डेवलपर होगा यानी कि पीएचपी डेवलपर होगा, जो आपके एपीआई को बना के देगा, वो आपको ये मेंशन करेगा कि ये एपीआई कौन सी है, गेट है कि पोस्ट है, इसमें कितने पैरामीटर्स एंड कौन से मैंडेटरी पैरामीटर्स है और कौन से ऑप्शनल पैरामीटर्स है, जिससे कि आप जब एग्जीक्यूट करो तो आपके पास ये ऑप्शन हो कि आपको कौन सा पैरामीटर हैड टू डू है कि यूज करना है, और कौन सा आपके पास में एक ऑप्शन है कि इसको रखना है कि नहीं रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोर्स आईडी जो है वो हमारा एक बॉडी पैरामीटर है, और ये मल्टीपल हो सकता है, ऐसा नहीं जैसे इसमें एक है, और ऐसा जरूरी भी नहीं कि हो भी। ऐसी भी एपीआई होगी जिसमें आपको कोई पैरामीटर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सीधा आपने एपीआई को हिट किया और वो रिस्पॉन्स आ गया। पैरामीटर जस्ट क्या कर रहा है कि उसके रिगार्डिंग उस डेटा को फिल्टर्ड करके ला रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं कोर्स आईडी को नहीं यूज करता हूँ तो जितनी भी लैंग्वेजेस है उनका सबका डेटा एक एरे में आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोर्स आईडी 1 कर देता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ उस एरे के अंदर से जो 1 इंडेक्स की जो लैंग्वेज है उसका रिजल्ट आता है, मतलब उसका रिस्पॉन्स आता है मेरे पास। तो ये सिर्फ फिल्टर करने के लिए, कि फिल्टर डेटा लाने के लिए, तो इसलिए पैरामीटर्स यूज किए जाते हैं। तो कोर्स आईडी एक ऑप्शनल पैरामीटर है, बट हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे को कोर्स वाइज डेटा को लेके आना है। और यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में सेट प्रायोरिटी ऑलवेज हाई, देन लास्ट में डॉट बिल्ड। जैसे ही लाइन एग्जीक्यूट होगी क्या होगा, आपकी जो एपीआई है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और अब जैसे एग्जीक्यूट हुई तो वो रिस्पॉन्स लेके आएगी, तो रिस्पॉन्स को हैंडल भी तो करना है आपको, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका रिस्पॉन्स किस फॉर्मेट में आ रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ब्राउजर के अंदर ओपन कर रखा है ऑनलाइन जेसन व्यूवर, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि ये जो डेटा है वो सारा कंबाइंड डेटा है। हमको सारा कंबाइंड नहीं, हम एपीआई किसके हिसाब से कर रहे हैं, कोर्स आईडी जो पैरामीटर लगेगा उसके हिसाब से। वैसे ऐसा ही डेटा आएगा आपके पास में, तो एक बार देखते हैं। मैं कोर्स आईडी के साथ जब सेंड करता हूँ तो जो डेटा आ रहा है इसको हम कहाँ करेंगे, सेलेक्ट पूरा कॉपी, यहाँ पे जाएंगे टेक्स्ट के अंदर, ये सेलेक्ट ऑल डिलीट, यहाँ पे हमने पेस्ट किया और व्यूअर में जाके देखेंगे क्या मिल रहा है। तो अभी आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि एरे तब मिलेगा जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो। जबकि मैं कोर्स की बात करूँ तो कोर्स आईडी दे रहा हूँ मैं 1, तो जिसकी कोर्स आईडी 1 होगी वो एक ही ऑब्जेक्ट होगा जिसमें उसका डेटा पड़ा होगा, मल्टीपल नहीं होंगे, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है। इसीलिए आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि आपको पूरा डेटा फैच करना है या यहाँ पे सिंगल डेटा फैच करना है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि एक ही जगह पे आप सिंगल डेटा फैच करो या पूरा डेटा फैच करो। आप ऐसा करोगे कि भाई लिस्ट दिखानी है कोर्सेज की, तो उसके लिए आप पूरा डेटा फैच कर रहे होंगे, और जैसे यूजर किसी लिस्ट पे के आइटम के ऊपर क्लिक करता है, जैसे उसने एपीआई कॉल करी तो पूरा का पूरा जो डेटा है लैंग्वेजेस का वो आ गया। जैसे ही उस पे पाइथन पे क्लिक किया तो पाइथन पे क्लिक होने पे एक नई एक्टिविटी ओपन है, उसमें जो डेटा दिखेगा वो कौन सा दिखेगा, उस पर्टिकुलर कोर्स का दिखेगा। तो उस समय हम वो एपीआई हिट करेंगे जो कोर्स के रिगार्डिंग होगी, उससे पहले वाली जो एक्टिविटी है उसमें कौन सी एपीआई हिट करेंगे जिसमें वो सारा डेटा चाहिए, मतलब सारे लैंग्वेजेस का डेटा चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही केस में आपको सबसे पहले क्या मिल रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो जहां आप कोड कर रहे हैं वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट गेट एज जेसन ऑब्जेक्ट न्यू जेसन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट लिस्ट में। इससे आपको 2 मेथड मिलते हैं, ऑन रिस्पॉन्स। बाकी सब प्रोसेस एकदम सेम है, पार्सिंग भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ चेंज किसमें है, यहाँ पे हम प्रीवियस क्लास में गेट यूज कर रहे थे, अगर वो गेट एपीआई है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये पोस्ट एपीआई है। और गेट के अंदर आपको अलग से क्वेरी पैरामीटर, उसमें क्वेरी पैरामीटर यूज आता है, लेकिन उसको अलग से देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद में एड ऑन होता है अगर जरूरत है तो उसमें। ठीक है, लेकिन पोस्ट के अंदर क्या होगा, आपको अलग से ये पैरामीटर्स ऐड करने पड़ेंगे। जैसे कि इस केस में एक ही बॉडी पैरामीटर है तो यहाँ पे एक ही किया है, अगर 10 15 जितने भी है बॉडी पैरामीटर्स, 5 4 जितने भी है, वो यहाँ पे आपको ऐसे डॉट ऐड बॉडी पैरामीटर्स कर करके आपको ऐड करने पड़ेंगे पैरामीटर्स। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल सा इस रिस्पॉन्स को लॉग करके देख लेते हैं, लॉग डॉट डी, जो रिस्पॉन्स यहाँ पे हमको मिल रहा है RES रिस्पॉन्स डॉट टू स्ट्रिंग। रिस्पॉन्स एक जेसन ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में, हमको उसको स्ट्रिंग, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग में डेटा आएगा, तो हमको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करना होता है, टू स्ट्रिंग। ऑन एरर में हम यहाँ पे एरर को लॉक करवा देते हैं। तो यहाँ पे एक और तरीका होता है, एन एरर डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। ठीक है, वैसे तो आपका जो भी अगर इंटरनेट एरर आएगा वो इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आ जाएगा, अगर इंटरनेट नहीं मिला तो। और जैसे इंटरनेट हमको याद आया है तो हम मैनिफेस्ट में जाके, ये मैंडेटरी चीज है, मैनिफेस्ट में आपको क्या ऐड करना होगा, इंटरनेट की परमिशन ऐड करनी होगी। बिना इंटरनेट की परमिशन आप कोई भी एपीआई को एग्जीक्यूट नहीं करवा पाओगे, क्योंकि एपीआई कहाँ पे, सर्वर पे, और सर्वर का कनेक्शन जो है वो किसके थ्रू बिल्ड होगा, एक
प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू। और अगर मेरी ऐप में इंटरनेट परमिशन ही नहीं है तो मेरा ऐप उस जिस भी फोन में एग्जीक्यूट होगा, मतलब जिस भी फोन में चलेगा, उसके जो इंटरनेट कनेक्शन है, मतलब उसका जो इंटरनेट कनेक्शन है, उसको हमारा ऐप यूज नहीं कर पाएगा। तो अगर वो यूज ही नहीं कर पाएगा तो फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी और हम सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे और ये एपीआई एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको परमिशन ऐड करना जरूरी है मैनिफेस्ट के अंदर। इसको चला के देखते हैं अपन। तो देखो, जैसे ही ऐप रन हुई और मैंने यहाँ पे आरईएस कर रखा है डिबग के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखो जब लॉग किया था तो क्या टाइटल दिया था, टैग क्या दिया था, आरईएस। तो आरईएस पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एज इट इज आ चुका है। आप इस रिस्पॉन्स को कॉपी करके भी ऑनलाइन जेसन व्यूअर पे लगा के देख सकते हो कि वो सेम रिस्पॉन्स है कि नहीं है। अब उस रिस्पॉन्स को देखते हैं कि उसमें से हम क्या डेटा फैच कर सकते हैं। तो हम पार्सिंग करेंगे। जैसे कि मेरे को नेम चाहिए फॉर एग्जाम्पल, और डिस्क्रिप्शन से हम ले लेते हैं एक्सटेंशन। तो हम ये दो चीजें गेट करने की कोशिश करते हैं, एक तो नेम और एक एक्सटेंशन। अब इसको समझने के लिए कि हम इस डेटा तक कैसे पहुंचेंगे, आपको इसका फ्लो समझना पड़ेगा। हमारे पास में ये डेटा पड़ा है, ठीक है, मेरे को इसमें से ही डेटा का ऑब्जेक्ट मिलेगा। जो कर्ली ब्रैकेट होता है वो ऑब्जेक्ट, जो स्क्वायर डॉट है यानी कि सारे क्या स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये एक ऑब्जेक्ट है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता तो क्या होता, एरे होता, जेसन एरे। ठीक है, तो यहाँ कोई जेसन एरे नहीं है। जब आप इसी एपीआई को विदाउट कोर्स आईडी वाले पैरामीटर के साथ, बिना उसके पैरामीटर के भेजोगे, तब वो जो डेटा मिलेगा वो एक एरे मिलेगी, क्योंकि उसमें सारी लैंग्वेजेस आएगी, तो वो एरे के अंदर आ रही है, तब यहाँ पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट मिलेगा। ठीक है, बट इस केस में क्या हो रहा है कि ये एक कोर्स ओरिएंटेड रिस्पॉन्स आ रहा है, तो इसमें जिसकी कोर्स आईडी 1 है उसका ये डेटा आ चुका है यहाँ पे। तो मेरे को क्या चाहिए, नेम चाहिए। अब नेम डायरेक्टली आपको इस डेटा वाले ऑब्जेक्ट में मिल जाएगा। तो पहले हम नेम की पार्सिंग करते हैं। तो आ जाते हैं इधर। तो आपको डेटा कहाँ मिल रहा है, यहाँ इसके अंदर। तो हमने लॉग करके क्यों देखा, और आपको हमेशा लॉग करके देख लेना चाहिए। तो ये वाली लाइन रिस्पॉन्स के अंदर सबसे ऊपर आपको लॉग डॉट डी कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप कुछ गलती कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आप पैरामीटर वो मेंशन ही नहीं कर रहे हो जो मैंडेटरी है। ठीक है, अब आप कोशिश कर रहे हो कि एपीआई को हिट करे, एपीआई भी हिट हो गई, और हुआ क्या ना कि इंटरनेट भी सही है, मतलब इंटरनेट की परमिशन भी मिली हुई है उसको और इंटरनेट भी चल रहा है, सब कुछ सही है, तो कहीं एरर में आया ही नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ गई कि यहाँ जेसन एक्सेप्शन आने लग गया, और आपको लगेगा ये जेसन एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, जब आपने जब उसको मैन्युअली हिट करके देखा एपीआई क्लाइंट के थ्रू तो आपको सही चीज मिल रही थी और उसी के अकॉर्डिंग आपने पार्सिंग करी, तो ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट गलती से क्या हुआ कि आपने यहाँ पे एक मैंडेटरी पैरामीटर को मिस कर दिया। तो अब क्या हुआ कि वो रिस्पॉन्स नहीं आया, वो क्या आया, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स आया जिसमें लिखा गया एरर या रिक्वायर्ड पैरामीटर इज मिसिंग, ऐसे करके एक एरर आ गया। तो इससे लॉग को रिस्पॉन्स करने से क्या होगा कि अगर इनकेस ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले आप इस लॉग्ड रिस्पॉन्स को देखें, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा रिस्पॉन्स तो सही है ना, कि भाई रिस्पॉन्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर रिस्पॉन्स में ही प्रॉब्लम है तो ये हमारा जेसन एक्सेप्शन तो आएगा ही। तो अगर रिस्पॉन्स में प्रॉब्लम है तो हमको ये प्रॉब्लम क्यों आ रही, तो वो एरर में देखो आपको रिस्पॉन्स में ही मैसेज में थ्रो हो जाएगा कि भाई ये किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। तो आप उसमें चेंजेस करोगे तो वापस सेट करोगे तो आपको रिस्पॉन्स सही मिल जाएगा। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो रहती है वो यहीं पे रहती है, तो इसीलिए इसको लॉक करवा लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके आगे का हम काम करते हैं। हमको नेम चाहिए, नेम किस में से मिलेगा, इस ऑब्जेक्ट में से, और हमारे पास अभी कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये वाला जेसन ऑब्जेक्ट। तो इस जेसन ऑब्जेक्ट से मेरे को पहले क्या करना पड़ेगा, इस डेटा वाले जेसन ऑब्जेक्ट को गेट करना पड़ेगा। तो बनाते हैं यहाँ पे एक जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन का JSON कैपिटल होना चाहिए, JSON ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ ओबीजे डेटा, ठीक है, क्योंकि उधर भी मैं डेटा वाला ही ऑब्जेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, बस रिलेवेंट होना चाहिए, ताकि आप कल को अगर पार्सिंग में कहीं फंस जाओ तो आपके लिए इजी हो कि हाँ भाई ये जो ऑब्जेक्ट वाला डेटा है ये इस डेटा की बात हो रही है, तो ये क्लियर रहेगा। ठीक है, और ये किस में से मिल रहा है हमको, इस पर्टिकुलर जो पूरा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें से। तो रिस्पॉन्स पूरा किस में आ रहा है, रिस्पॉन्स वाले वेरिएबल में। तो रिस्पॉन्स डॉट गेट जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको, आपको जेसन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे वो की पास करनी है। कौन सी की, क्योंकि मल्टीपल हो सकते हैं, तो आप इस पे क्लिक करो और यहाँ पे देखो डेटा है, इस पे आप डबल टैप करोगे तो कॉपी करने का भी आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप फायरफॉक्स यूज करते हो तो कॉपी करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर गूगल क्रोम यूज करते हो तो इसमें ये कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है आपको। डबल टैप करते ही सेलेक्ट हो जाएगा, इसको आप कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब वही प्रॉब्लम, जब भी आप डेटा को पार्स कर रहे हो, जेसन ऑब्जेक्ट को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो, तो ये क्या कह रहा है, जब भी आप ऐसा कोई चीज कर रहे हो तो यहाँ पे जेसन एक्सेप्शन, यानी कि जो आप डेटा ये दे रहे हो सकता है कि ये जो की है ये स्टैटिक है और वहां पे डेटा हो ही ना, उसको डेटा वाला ऑब्जेक्ट मिले ही नहीं, तो उस केस में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कहता है कि उस केस में आपकी ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगी। तो आप इसको क्या करो, ट्राई कैच से सराउंड कर दो, क्योंकि जिसने भी इस मेथड को बनाया होगा गेट जेसन ऑब्जेक्ट को, उसने इस मेथड के आगे थ्रोज एक्सेप्शन लगा दिया। तो थ्रोज एक्सेप्शन अगर किसी मेथड के आगे लग जाता है तो अगर मैं उस क्लास को या उस मेथड को एक्सेस करता हूं तो वो हमेशा मैं किसके अंदर करूंगा, ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर ही कर पाऊंगा, नहीं तो वहां पे एरर हमेशा दिखाती रहेगी। ठीक है, तो ये गेट जेसन ऑब्जेक्ट को
थ्रोज एक्सेप्शन से क्यों बना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एरर आने के चांसेस रहते हैं, तो इसीलिए इसको थ्रोज एक्सेप्शन के साथ में बनाया गया ताकि जहां पे भी यूजर इसको लगाए तो वो इसको ट्राई कैच ब्लॉक में ही लगाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ ट्राई के अंदर ये लिख दिया कि इन केस अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि हम तो वैसे भी यहाँ से कॉपी करके जा रहे हैं, लेकिन किसी केस में अगर आप जैसे कॉपी नहीं करते और लिखने की कोशिश करते और वो की नहीं मिलती है उसको, तो वहां पे जेसन एक्सेप्शन आने के चांसेस है, और जेसन एक्सेप्शन जैसे ही आया तो अगर हमने ट्राई कैच नहीं लगा रखा होगा तो मेरी ऐप जो है वो क्रैश हो जाएगी। तो ये उसको बचा रहा है, ये क्या करेगा, इस कैच ब्लॉक में इसको ले आएगा, ऐप को क्रैश होने से बचा लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेसन ऑब्जेक्ट आ चुका है, यानी कि ये हमारे पास आ चुका है। अब इसमें से भी मेरे को क्या चाहिए, नेम चाहिए। तो नेम के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग नेम, और नेम मैंने यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को नेम कहाँ से मिल जाएगा, डायरेक्टली मिल जाएगा। इसके आगे देखो एक स्क्वायर डॉट है, दैट मींस अगर ये ब्लू कलर का दैट मींस स्ट्रिंग है, येलो कलर है दैट मींस बुलियन है, और अगर ग्रीन कलर है दैट मींस एक इंटीजर, फ्लोट या डबल वैल्यू है। ठीक है, बट मैंने आपको कहा था कि आप कोई भी डेटा, चाहे वो बुलियन में हो, चाहे वो इंटीजर, डबल, फ्लोट, किसी में भी हो, आप सारे के सारे डेटा को किस में फैच कर सकते हो, स्ट्रिंग में भी फैच कर सकते हो। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले रहे हो, वैसे भी बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही है, तो उसको गेट करने के लिए ये जो नेम है वो किस में से मिल रहा है, इस ऑब्जेक्ट में से। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने ऊपर बना दिया है, ओबीजे डेटा डॉट गेट स्ट्रिंग, क्योंकि हमको स्ट्रिंग चाहिए और स्ट्रिंग में भी की देनी पड़ेगी आपको। यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रिंग्स हो सकती है, तो यहाँ पे जो नेम चाहिए जैसे मेरे को, तो मैंने इसको कॉपी कर लेना है और इस की में पास कर देना है। ठीक है, तो इससे हमारे पास नेम आ जाएगा। मैं इसको लॉक करवा देता हूँ, लॉक डॉट डी नेम, और नेम के साथ में इस नेम को प्रिंट करवा देता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये नेम जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चला के देखते हैं इसको। तो देखो रिस्पॉन्स पे हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है, और नेम हमने कहा करा है, लॉग नेम की के साथ में, मतलब नेम टैग के साथ में। तो यहाँ देखो PHP आ रहा है, नेम में क्या है, PHP है। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा को पार्स कर सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर का जो एक्सटेंशन है ये भी मेरे को लाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिलेक्टिव डेटा चाहिए, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आप पार्सिंग कर सकते हो, कैसे पार्सिंग की जाती है जेसन डेटा की। ठीक है, तो अभी हम आते हैं इसके अंदर। नेम तो आ गया, अब क्या करना है मेरे को इस डिस्क्रिप्शन से एक्सटेंशन वाला डेटा जो है रेस्पेक्टिवली वो भी चाहिए। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये डेटा नाम से जो ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर नेम मिला, इसी के अंदर से भी तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। ये सब तो क्या स्क्वायर डॉट्स है, यानी ये स्ट्रिंग के लिए, बट ये जो है ये किसके लिए, एक जेसन ऑब्जेक्ट के लिए। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक जेसन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। JSON क्या होगा आपका, कैपिटल, और यहाँ पे OBJ, इसका क्या नाम है, डिस्क्रिप्शन। तो मैं इसका नाम ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो, ये वेरिएबल का नेमिंग है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट किस में से मिल रहा है, इस डेटा वाले ऑब्जेक्ट में से। तो OBJ डेटा डॉट, अब गेट स्ट्रिंग नहीं करना है, क्या करना है, गेट जेसन ऑब्जेक्ट, फिर से, क्योंकि वहां पे जेसन ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को, उसी में से तो हमको ये डेटा मिलेगा वापस रिमेनिंग इसके अंदर का। और ये किस नाम से, डिस्क्रिप्शन नाम से। तो हम डिस्क्रिप्शन लिख भी सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके पेरेंट पे क्लिक करूंगा तो इसके जितने भी चाइल्ड्स हैं वो यहाँ दिख जाएंगे, और मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊंगा, इसको डबल टैप करूंगा, इसको कॉपी कर सकता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे इसको एक बार मैं हाइड कर देता हूँ, पेस्ट कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जेसन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, कौन सा, ये वाला पूरा। अब इसमें से भी मेरे को कौन सा चाहिए, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के आगे क्या है, स्क्वायर डॉट, दैट मींस कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग एक्सटेंशन इक्वल्स टू, अब ये जो एक्सटेंशन है वो किसके अंदर आता है, इस डिस्क्रिप्शन वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब हमको OBJ डेटा नहीं करना है, अब हमको क्या करना है, OBJ डिस्क्रिप्शन। तो OBJ डिस्क्रिप्शन डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करना है, तो इसके जितने भी चाइल्ड है वो आपको दिख जाएंगे। तो एक्सटेंशन पे, क्योंकि हमको एक्सटेंशन चाहिए तो इसकी की चाहिएगी, तो उसको कॉपी कर लेना है डबल टैप करने के बाद में, और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो हमारे पास में एक्सटेंशन आ गई। अब इसको भी हम लॉक करवा के देख लेते हैं, लॉक डॉट डी ext, यहाँ पे एक्सटेंशन। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, और लॉग इट में देखते हैं कि हमारे पास में वो जो डेटा है उस डेटा में से क्या केवल और केवल एक्सटेंशन वाला रिकॉर्ड आया कि नहीं आया। तो अगर आ जाता है दैट मीन्स हमने जेसन को पार्स कर लिया, उस पर्टिकुलर पूरा जेसन का जो डेटा था उसमें से मैंने क्या निकाला, पहले तो रिस्पॉन्स को लॉक किया, फिर उसमें से नेम, जो मेरे को नेम चाहिए था तो मैंने नेम को पार्स किया, अगर मेरे को एक्सटेंशन चाहिए तो मैंने एक्सटेंशन को पार्स किया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम तो आ ही रहा है, रिस्पॉन्स को हमने लॉक करा है, रिस्पॉन्स भी आ रहा है, और यहाँ पे एक्सटेंशन को लॉक करा है तो एक्सटेंशन भी आ रहा है। एक्सटेंशन में क्या आ रहा है, डॉट PHP, अगर आप यहाँ देखोगे तो एक्सटेंशन क्या है, डॉट PHP। तो इस तरीके से आप डेटा को पार्स कर सकते हैं,
और इस तरीके से पोस्ट वाली जो एपीआईज है वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पोस्ट वाली एपीआई का आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे आपको इंडिविजुअली पोस्ट एपीआई को पहले सेटअप करके देखना है कि भाई क्या रिस्पॉन्स जनरेट होता है, क्योंकि आप उसके रिगार्डिंग ही अपनी ऐप के अंदर पार्सिंग कर पाएंगे। और उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक एपीआई क्लाइंट। तो जिसके लिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया, एक पोस्टमैन को यूज किया। वैसे इसके अल्टरनेटिव्स भी है, जैसे रेस्ट क्लाइंट, आप इसके एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, ब्राउजर के अंदर मिल जाएंगे आपको। तो उसके थ्रू आपको एक एपीआई क्लाइंट मिलेगा जहां पे अपनी पोस्ट एपीआई को आप हिट कर पाओगे, क्योंकि आप डायरेक्टली ब्राउजर पे गेट एपीआई को तो हिट कर सकते हो लेकिन पोस्ट एपीआई को नहीं हिट कर पाओगे। तो उससे आपको रिस्पॉन्स का प्रोसेस पता चलेगा कि कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर हमने देखा कि कैसे आप सेम जो प्रोसेस है जो हमने गेट के अंदर देखा था वो कैसे डिफर है पोस्ट एपीआई के लिए। तो जहां गेट यूज आता है यहाँ पे क्या आ रहा है, पोस्ट यूज आ रहा है। और उस केस में जो पैरामीटर्स हैं वो यूआरएल में ऐड हो रहे थे, यहाँ पे पैरामीटर्स को आपको अलग से सेंड करना है। तो इस केस में क्या यूज में आता है, ऐड बॉडी पैरामीटर्स। वो यहाँ पे आपको मल्टीपल बॉडी पैरामीटर्स ऐड करने रहेंगे और फिर यहाँ पे जो आपका प्रोसेसिंग है वो सारा सेम रहेगा, जो पार्सिंग है जेसन की वो सारी सेम रहेगी, चाहे वो गेट हो चाहे वो पोस्ट हो। ठीक है, तो अच्छी क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।